नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है कक्षा 12वीं भूगोल के इस विशेष ऑडियो लेक्चर में। यह लेक्चर प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह परीक्षा उपयोगी तरीके से तैयार किया गया है। इस ऑडियो में हम सेट बी के सभी प्रश्नों और उनके उत्तरों को सरल, स्पष्ट और क्रमवार रूप से समझेंगे, ताकि आप परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए खंड अ से शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? और विकल्प हैं अफ्रीका, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। इस प्रश्न का उत्तर परीक्षा की दृष्टि से इस प्रकार लिखा जाएगा। विकल्प अ, अफ्रीका। अफ्रीका ही क्यों? इसका क्या कारण है? देखिए, इसका मुख्य कारण है वहाँ का जनसांख्यिकी संक्रमण। मतलब स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर होने से मृत्यु दर में तो तेजी से कमी आई है, लेकिन जन्म दर अभी भी काफी ऊंची बनी हुई है। अच्छा, तो जन्म ज्यादा हो रहे हैं और मृत्यु कम, इसी वजह से जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल, यही मुख्य कारण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है और विकल्प हैं रोपण कृषि में, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में, भूमध्य सागरीय कृषि में या सहकारी कृषि में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प स, भूमध्य सागरीय कृषि में। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इस क्षेत्र की जो खास जलवायु है, मतलब गर्म और सूखी गर्मियां और हल्की नम सर्दियां, वो इन फलों के लिए एकदम सही होती हैं। जैसे अंगूर, जैतून, संतरे, है ना? हाँ, बिल्कुल वही। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। किस देश में मानव विकास उच्च स्तर का है? विकल्प हैं भारत, चीन, नॉर्वे और पाकिस्तान। इसका उत्तर है विकल्प स, नॉर्वे। देखिए, नॉर्वे अक्सर मानव विकास सूचकांक यानी HDI में सबसे ऊपर रहता है। और ये HDI क्या मापता है? ये 3 मुख्य चीजें मापता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और आय का स्तर। नॉर्वे इन तीनों ही पैमानों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ब, जिनेवा। यह संगठन स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है, इसे बस याद रखना है। ठीक है। और इस खंड का आखिरी प्रश्न, भारत में सन 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व है? इसका सही उत्तर है विकल्प ब, 382। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए अब खंड ब पर आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, जापान का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर परीक्षा की दृष्टि से इस प्रकार लिखा जाएगा। जापान का डेट्रॉइट नागोया शहर को कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अमेरिका के डेट्रॉइट शहर की तरह ही नागोया भी जापान के ऑटोमोबाइल उद्योग का एक बहुत बड़ा केंद्र है। अच्छा, अगला प्रश्न, जन्म दर से आप क्या समझते हैं? इसकी परिभाषा इस तरह लिखेंगे: किसी क्षेत्र में एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। इसमें प्रति 1000 और जीवित जन्मे शब्द बहुत जरूरी हैं। अगला, छत्तीसगढ़ की कौन-कौन सी नदियों में सोना मिलता है? इस प्रश्न का उत्तर है छत्तीसगढ़ की ईब नदी और सोन नदी की सहायक नदियों की रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। अच्छा, अब अगला प्रश्न है, अरब सागर की रानी किस पत्तन को कहते हैं? इसका उत्तर है केरल में स्थित कोची पत्तन, जिसे कोचीन भी कहते हैं, उसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है। और इस खंड का आखिरी प्रश्न, किन्हीं पूर्ण जीवाश्म ईंधन के नाम लिखिए। ये तो काफी सरल है। 2 प्रमुख जीवाश्म ईंधन है, कोयला और पेट्रोलियम। बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर जो 2 अंकों के हैं। प्रश्न संख्या 2 है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले परिभाषा, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और इसे मापते कैसे हैं? इसे सामान्यतः व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है, और अगर छात्र इसका सूत्र भी लिख दे तो और अच्छा रहेगा। जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ठीक है। प्रश्न 3, मानव विकास सूचकांक की गणना के 2 सूचक लिखिए। हमने बहुविकल्पीय प्रश्न में इसकी बात की थी। मानव विकास सूचकांक की गणना के 2 प्रमुख सूचक हैं। पहला, स्वास्थ्य, जिसे जीवन प्रत्याशा से मापते हैं,
और दूसरा शिक्षा, जिसे साक्षरता दर और विद्यालयी नामांकन अनुपात से मापते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न, रूहर औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है? इसका सीधा सा उत्तर है रूहर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में स्थित है। और एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि यह अपने कोयला भंडार और लौह इस्पात उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रश्न 5, औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवास के कोई 2 कारण बताइए। औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवास के 2 मुख्य कारण इस प्रकार है। पहला, रोजगार के बेहतर अवसर, और दूसरा, उच्च जीवन स्तर और बेहतर नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह। बिल्कुल। अब 2 अंक का आखिरी प्रश्न, जल संभर प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह लिखेंगे। जल संभर प्रबंधन का अर्थ है एक नदी बेसिन या जलग्रहण क्षेत्र में सतही और भूमिगत जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन और संरक्षण करना। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है ताकि जल की उपलब्धता बनी रहे और उसका सही उपयोग हो सके। बहुत स्पष्ट है। चलिए, अब 3 अंकों वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7, प्रकृति के मानवीकरण को 3 बिंदुओं में लिखिए। प्रकृति का मानवीकरण, जिसे संभववाद भी कहते हैं, उसे 3 बिंदुओं में ऐसे समझाएंगे। पहला, मनुष्य प्रौद्योगिकी का विकास करके प्रकृति के बंधनों से एक तरह से मुक्त होता जाता है, मतलब प्रकृति की सीमाओं को लांघता है। हाँ। दूसरा, मनुष्य प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करके सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है, जैसे खेत, शहर, सड़कें, ये सब। और तीसरा बिंदु? तीसरा, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मनुष्य अपनी क्षमता और चुनाव से उन संभावनाओं को उपयोग करता है। प्रकृति मालिक नहीं, सलाहकार है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, जीविकोपार्जन कृषि किसे कहते हैं? इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। सबसे पहले परिभाषा, वह कृषि जिसमें किसान का मुख्य उद्देश्य अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए फसलें उगाना होता है, न कि व्यापार करना, उसे जीविकोपार्जन कृषि कहते हैं। और इसकी विशेषताएं? इसकी 2 विशेषताएं हैं। पहली, इसमें खेतों का आकार छोटा होता है, और दूसरी, इसमें पारंपरिक औजारों और परिवार के सदस्यों का उपयोग अधिक होता है, मतलब श्रम पर आधारित होती है। ठीक है। प्रश्न 9, आधारभूत उद्योग तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योग में कोई 3 अंतर लिखिए। इस तरह के प्रश्न में टेबल बनाकर अंतर लिखना सबसे अच्छा रहता है। हाँ, उससे अंक अच्छे मिलते हैं। बिल्कुल। तो पहला अंतर है उत्पाद का। आधारभूत उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल बनाते हैं, जैसे लोहा इस्पात, जबकि उपभोक्ता उद्योग सीधे उपभोग की वस्तुएं बनाते हैं, जैसे बिस्कुट, कपड़े। ठीक है। दूसरा? दूसरा अन्य निर्भरता का है। अन्य उद्योग आधारभूत उद्योगों पर निर्भर होते हैं, जबकि उपभोक्ता उद्योग सीधे बाजार की मांग पर निर्भर होते हैं। और तीसरा कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, तीसरा उदाहरण है। आधारभूत उद्योग का उदाहरण है लोहा इस्पात उद्योग या एल्यूमीनियम उद्योग, और उपभोक्ता उद्योग का उदाहरण है खाद्य प्रसंस्करण या वस्त्र उद्योग। इसी में एक अथवा वाला प्रश्न भी है, लघु उद्योग तथा बड़े पैमाने के उद्योग में कोई 3 अंतर लिखिए। इसके भी 3 प्रमुख अंतर हैं। पहला, पूंजी निवेश। लघु उद्योगों में कम पूंजी लगती है, जबकि बड़े उद्योगों में भारी पूंजी निवेश होता है। दूसरा है श्रमिकों की संख्या। लघु उद्योगों में कम श्रमिक होते हैं, जबकि बड़े उद्योगों में हजारों श्रमिक काम करते हैं। और तीसरा अंतर उत्पादन का होगा, है ना? एकदम सही। तीसरा है उत्पादन। लघु उद्योगों में उत्पादन कम मात्रा में होता है, जबकि बड़े उद्योगों में बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। ठीक है। अब प्रश्न 10 पर आते हैं। ग्रामीण बस्तियों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ग्रामीण बस्तियों की 3 विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली, यहाँ के अधिकांश निवासी प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे होते हैं, मतलब खेती, पशुपालन, इन सब में। दूसरी, यहाँ जनसंख्या घनत्व कम होता है और बस्तियों का आकार भी छोटा होता है। और तीसरी, यहाँ सामाजिक संबंध बहुत घनिष्ठ होते हैं और जीवन शैली काफी सरल होती है। और इसका अथवा वाला प्रश्न है, नगरीय बस्तियों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ये तो ग्रामीण का ठीक उल्टा होगा। हाँ, एक तरह से। पहली विशेषता, यहाँ की अधिकांश जनसंख्या द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों यानी उद्योग, व्यापार और सेवाओं में काम करती है। दूसरी,
यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा होता है और बस्तियों का आकार भी बहुत बड़ा होता है। और तीसरी विशेषता, यहाँ जीवन शैली काफी जटिल और तेज होती है और सामाजिक संबंध ज्यादा औपचारिक होते हैं, घनिष्ठ नहीं। समझ गया। इस खंड का आखिरी प्रश्न, प्रश्न 12, छत्तीसगढ़ में डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? इसके 2 उपयोग लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर जिलों में डोलोमाइट प्रमुखता से पाया जाता है। और इसके उपयोग क्या हैं? इसके 2 प्रमुख उपयोग हैं। पहला, लौह इस्पात उद्योग में फ्लक्स के रूप में, और दूसरा, सीमेंट और उर्वरक बनाने में इसका उपयोग होता है। बहुत अच्छे। अब हम आते हैं सबसे बड़े हिस्से पर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो 5 अंकों के हैं। प्रश्न 12 है, देश के आर्थिक विकास पर जनसंख्या वृद्धि के कोई 5 प्रभावों का वर्णन कीजिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनसंख्या वृद्धि के 5 नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार हैं। पहला, संसाधनों पर दबाव। बढ़ती जनसंख्या से भूमि, जल और वन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। ये तो स्पष्ट है। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय में कमी। देश की कुल आय भले ही बढ़े, लेकिन जनसंख्या ज्यादा होने से जब वो बंटती है तो प्रति व्यक्ति आय कम रह जाती है। तीसरा, बेरोजगारी में वृद्धि। अगर रोजगार पैदा होने की दर जनसंख्या बढ़ने की दर से कम हो तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है। और चौथा प्रभाव है बुनियादी ढांचे पर दबाव, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी सुविधाओं पर बोझ बढ़ता है और उनकी गुणवत्ता में गिरावट आती है। और पांचवा है पर्यावरणीय समस्याएं। अधिक जनसंख्या से प्रदूषण, वनों की कटाई और अनियोजित शहरीकरण जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। ठीक है। अब इसका अथवा वाला प्रश्न, जनसंख्या घनत्व तथा वितरण को प्रभावित करने वाले 5 कारकों की व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत अहम सवाल है। इसके 5 कारक हैं जिन्हें हम अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है भौगोलिक कारक। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आती है भू आकृति, मतलब लोग समतल मैदानों में रहना पसंद करते हैं। फिर जलवायु, जहां अनुकूल जलवायु हो, और जल की उपलब्धता, जैसे नदी घाटियों में हमेशा सघन बसाव होता है। और दूसरा कारक? दूसरा है आर्थिक कारक, जैसे खनिज, जहां खनिज मिलते हैं वहां रोजगार के कारण लोग बसते हैं। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण भी लोगों को शहरों की ओर खींचते हैं। ठीक है, 3 और कारक बताने हैं। हाँ, तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। कई बार धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों पर भी घनी आबादी होती है। चौथा है राजनीतिक कारक, मतलब सरकारी नीतियां और राजनीतिक स्थिरता भी जनसंख्या को प्रभावित करती है। और 5वां है मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में कृषि के कारण जनसंख्या घनत्व हमेशा अधिक होता है। बहुत व्यापक उत्तर है। अब प्रश्न 14 पर आते हैं। भारत में चावल उत्पादन का निम्न भौगोलिक दशाओं के आधार पर वर्णन कीजिए, और इसमें तापमान, वर्षा, मिट्टी, श्रविक और उत्पादन क्षेत्र के बारे में बताना है। बिल्कुल, तो एक एक करके बताते हैं। तापमान। चावल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक उच्च तापमान की जरूरत होती है। यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है। वर्षा। चावल को पानी बहुत चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा इसके लिए जरूरी है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? इसके लिए उपजाऊ, जलोढ़ या चीका मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, जो पानी को रोक कर रख सकें। श्रमिक। चावल की खेती में बहुत ज्यादा मानवीय श्रम लगता है। रोपाई, निराई और कटाई के लिए सस्ते और अधिक श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। और उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं भारत में? भारत में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और बिहार प्रमुख चावल उत्पादक राज्य हैं। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के गैर परंपरागत कोई 5 स्रोतों का वर्णन कीजिए। ऊर्जा के 5 गैर परंपरागत या नवीकरणीय स्रोत इस प्रकार हैं। पहला, सौर ऊर्जा। ये सूर्य की किरणों से मिलती है, प्रदूषण रहित है और कभी खत्म नहीं होगी। दूसरा, पवन ऊर्जा। इसमें पवन चक्कियों द्वारा हवा की गति से बिजली बनाई जाती है। तीसरा है ज्वारीय ऊर्जा। इसमें समुद्र में आने वाली ज्वार भाटे की शक्ति से टरबाइन चलाकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और चौथा है बायोगैस। यह जैविक पदार्थों जैसे गोबर या कचरे के सड़ने से बनती है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है। और 5वां स्रोत? 5वां है भूतापीय ऊर्जा।
यह पृथ्वी के अंदर की गर्मी से प्राप्त होती है। ठीक है। अब इस खंड का आखिरी प्रश्न, प्रश्न 16 का अथवा वाला हिस्सा, भारत में सड़क परिवहन के कोई 5 महत्व लिखिए। सड़क परिवहन के 5 महत्व इस प्रकार है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, ये द्वार से द्वार सेवा प्रदान करता है, मतलब घर घर तक पहुंच। दूसरा है लचीलापन। इसके मार्ग और समय में आसानी से बदलाव किया जा सकता है, जो ट्रेन या हवाई जहाज में संभव नहीं है। तीसरा, ये एक पूरक परिवहन है। ये रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों को देश के भीतरी हिस्सों से जोड़ता है। चौथा महत्व क्या है? ये ग्रामीण संपर्क का सबसे बड़ा साधन है। दूर दराज और पिछड़े इलाकों को जोड़ने के लिए सड़कें ही सबसे सुगम होती हैं। और पांचवा, ये कम दूरी की यात्रा के लिए सबसे तेज और सबसे सस्ता साधन है। बहुत अच्छे। अब हम प्रश्न पत्र के आखिरी हिस्से पर हैं, मानचित्र आधारित प्रश्न। प्रश्न 17 में विश्व के मानचित्र पर कुछ बिंदु दिए हैं और उन्हें पहचानना है। हाँ, तो मानचित्र को देखते हुए ए, जो भारत के कोयला उत्पादन क्षेत्र को दिखा रहा है, वो पूर्वी भारत में स्थित छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है। बी, जापान की राजधानी, यह जापान के पूर्वी तट पर स्थित टोक्यो शहर है। सी, उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान, यह मध्य उत्तरी अमेरिका में फैला हुआ प्रेरी घास का मैदान है। डी, दक्षिण अमेरिका की पर्वतमाला, यह महाद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर फैली हुई विश्व की सबसे लंबी एंडीज पर्वतमाला है। और ई, अफ्रीका की प्रमुख नदी, यह उत्तर पूर्वी अफ्रीका में उत्तर की ओर बहने वाली विश्व की सबसे लंबी नील नदी है। बहुत स्पष्ट। अब आखिरी प्रश्न, प्रश्न 18, जिसमें भारत के मानचित्र पर कुछ चीजें दर्शानी हैं। हाँ, तो मैं मौखिक रूप से बताती हूँ कि इन्हें कहाँ दर्शाना है। ए, नर्मदा नदी को मध्य भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहाते हुए अरब सागर में गिराना है। बी, छोटा नागपुर का पठार, इसे पूर्वी भारत में झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैले हुए पठारी क्षेत्र के रूप में दिखाना है। सी, इंदिरा पॉइंट, इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी छोर पर एक बिंदु के रूप में दर्शाना है। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। डी, मन्नार की खाड़ी, ये भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे, मतलब तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित खाड़ी है। और आखिरी ई, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये भारत की मानक समय रेखा है। इसे भारत के लगभग बीच से एक सीधी उत्तर दक्षिण रेखा के रूप में खींचना है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से होकर जाती है। बहुत ही विस्तृत और उपयोगी चर्चा रही। आपने सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझाया। धन्यवाद। विद्यार्थियों, यदि आप इन उत्तरों को इसी क्रम और भाषा में याद करते हैं तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना निश्चित है। नियमित अभ्यास करते रहें और आत्मविश्वास बनाए रखें। धन्यवाद।